गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। जैसा कि आज जो है हम डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की सोशल स्टडी की क्लास को जो है फिर से शुरू करने चल रहे हैं, उसका वीडियो फिर से जारी करने चल रहे हैं। तो इस क्रम में जो है हमने सोशल स्टडी में पहले पढ़ा था, इसके पहले कि हरित क्रांति में देश में जो है द्वितीय हरित क्रांति की आवश्यकता क्या है। हमारे देश में तो हरित क्रांति तो हुई, इसके बाद फिर द्वितीय हरित क्रांति की आवश्यकता क्या थी, हमारा पिछला टॉपिक था। और हरित क्रांति का प्रभाव क्या पड़ा, ये चीज जो है इसके पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं कि हरित क्रांति के लाभ क्या क्या है। तो हरित क्रांति मतलब जो हरित क्रांति आई उसका हमें लाभ क्या मिला, किस लाभ मिला, तो किन किन क्षेत्रों में मिला, कृषि के किन किन क्षेत्रों में उसका लाभ मिला। तो सर्वप्रथम देखिए हरित क्रांति के लाभ में पहला कदम था या पहला लाभ था उन्नतशील बीजों का प्रयोग। उन्नतशील बीजों का प्रयोग देश में जो है अधिक उपज देने वाले बीजों के प्रयोग में वृद्धि हुई, अर्थात उन्नतशील बीजों के प्रयोग में वृद्धि हुई। अधिक उपज देने वाला कार्यक्रम जैसे गेहूं हुआ, धान हुआ, बाजरा, मक्का और ज्वार जैसे फसलों पर लागू किया गया। परंतु जो है सबसे अधिक जो सफलता मिली थी वह मिली थी गेहूं की फसल में। कहने मतलब जो उन्नतशील बीजों का प्रयोग हुआ वह हरित क्रांति के दौरान ही इसकी शुरुआत हुई और इससे जो है उत्पादन हमारा काफी ज्यादा बढ़ा। तो इसका लाभ ये, हरित क्रांति का लाभ ये देखने को मिला कि जो है किसान वर्ग जो है दिन प्रतिदिन क्या प्रत्येक बुआई के समय जो है नए नए उन्नतशील बीजों का, अनुसंधानित बीजों का प्रयोग करने लगा। पहला लाभ तो ये हुआ। फिर दूसरा लाभ हुआ सिंचाई सुविधाओं का विकास की नई विधि के तहत जो है विकास के नई विधि के अंतर्गत देश में अनेक सिंचाई सुविधाओं को जो है शीघ्रता से लागू किया गया और विकसित किया गया। जो सिंचाई क्षमता 1951 में 223 लाख हेक्टेयर थी वह 2008 और 9 में बढ़कर 1.073 लाख हेक्टेयर हो गई। यानी मतलब इस हरित क्रांति के फलस्वरूप जो है सिंचाई की सुविधाओं में काफी बढ़ोतरी हुई या काफी विकास हुआ, जिससे जो है कृषि उत्पादन काफी अधिक बढ़ा। इसके बाद फिर तीसरा लाभ था बहुफसली कार्यक्रम। तो हरित क्रांति के दौरान, हरित क्रांति के द्वारा हमें एक लाभ ये मिला, हमें ये ज्ञात हुआ, किसानों को यह ज्ञात हुआ कि भूमि की जो उर्वरा शक्ति है उसको नष्ट किए बिना एक क्षेत्र में, एक इकाई क्षेत्र में या एक साथ अधिकतम उत्पादन और 1 से 2 फसलों का भी उत्पादन किया जा सकता है, जिसको जो है बहुफसली कार्यक्रम कहा जाता है। बहुफसली मतलब एक साथ जो है 1 से 2 फसल या 3 भी फसल साथ में लिया जाता है। तो 1966 और 67 में 36 लाख हेक्टेयर भूमि में जो है बहुफसली कार्यक्रम को क्रियान्वित किया गया। फिर धीरे धीरे भारत की जो कुल सिंचित भूमि थी उसके लगभग 71% भाग पर यह कार्यक्रम लागू किया गया और इस कार्यक्रम के माध्यम से उत्पादन में काफी अधिक बढ़ोतरी भी हुई। तो इस तरीके से ये बहुफसली जो कार्यक्रम था ये हरित क्रांति की ही देन थी और इससे जो है हमारे उत्पादकता पर भी प्रभाव पड़ा और एक साथ जो है हम मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति होती है उसको नष्ट किए बिना एक साथ 2 फसल और 3 भी फसल उगा सकते हैं उसी मिट्टी में, उसी सिंचित क्षेत्र में। तो ये हुआ बहुफसली कार्यक्रम, ये तीसरा लाभ हुआ हरित क्रांति के माध्यम से। फिर चौथा लाभ था आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग।
देखिए, जो कृषि की विकास की ये नई तकनीक थी, नई विधि थी हरित क्रांति। एवं हरित क्रांति में जो आधुनिक उत्पादन या अधिक उत्पादन प्राप्त करना था, तो अधिक उत्पादन प्राप्त करने में जो है नई नई तकनीकों का प्रयोग, जैसे नई नई तकनीक में आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग या फिर आधुनिक बीजों का प्रयोग, कीटनाशकों और उर्वरकों का प्रयोग, तो उसी क्रम में है आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग। तो हरित क्रांति में जो है आधुनिक कृषि यंत्रों जैसे ट्रैक्टर हुआ, थ्रेसर हुआ, फिर हार्वेस्टर हुआ या फिर रोटावेटर हुआ, इस तरीके से डीजल चालित पंप हुए या बिजली चालित पंप हुए। आज की जो आविष्कार था, आज का जो निर्माण था, इसका उपयोग जो है हमारे देश के कृषि क्षेत्र में करके, इसके माध्यम से जो है हम कृषि उत्पादकता को दुगना किए। तो इसके परिणाम स्वरूप जो है, कहने का तात्पर्य यही है, इन आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग करके हम कृषि क्षेत्र में जो उत्पादकता थी उसमें वृद्धि किए या उसको बढ़ाए। तो हमारा जो है ये चौथा लाभ था, आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग करना जो है हम हरित क्रांति से ही सीखे। तो इससे जो है हमारी कृषि उत्पादकता में काफी अधिक वृद्धि हुई। फिर इसके बाद अगला हरित क्रांति का अगला लाभ है निगमों की स्थापना। निगमों की स्थापना कहने का मतलब निगम, जैसे बीज निगम हुआ या फिर ये विपणन निगम हुआ, इन सब की स्थापना जो है हरित क्रांति के फलस्वरूप की हुई। सन 1963 में राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना की गई। राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना 1963 में की गई और 1963 में ही राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की भी स्थापना की गई। इसी में जो है राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना 1963 में इन दोनों निगमों की स्थापना की गई। इन दोनों निगमों का मुख्य उद्देश्य था जो कृषि उपज था उसका विपणन करना और उसका प्रसंस्करण करना, उसका भंडारण करना। और जो राष्ट्रीय बीज निगम था उसका मुख्य उद्देश्य था कि जो क्षेत्र के, जो देश के किसान हैं उनको उन्नतशील बीजों की उपलब्धता आसानी से कराए। तो इस तरीके से ये निगमों की स्थापना के द्वारा जो है कृषि की उत्पादकता बढ़ाने में काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसके बाद फिर है अगला लाभ है कृषि क्षेत्र एवं अनुसंधान। कृषि क्षेत्र एवं अनुसंधान का मतलब यही है कि जो कृषि क्षेत्र है या जो कृषि नीतियां हैं उनका जो है उचित विस्तार करने के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों की स्थापना करना या फिर किसी क्षेत्र के उत्तम प्रगति के लिए या कृषि क्षेत्र को और विकसित बनाने के लिए अनेक कृषि अनुसंधानों को बढ़ावा देना। तो इस क्षेत्र में हरित क्रांति के दौरान जो विश्वविद्यालय स्थापित किए गए उसमें पहला विश्वविद्यालय था कृषि विश्वविद्यालय था, वह था पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हरित क्रांति के ही दौरान की गई। और इसके बाद फिर वर्तमान में अगर हम वर्तमान में देखें जो है तो 39 राज्य में कृषि विश्वविद्यालय एवं इम्फाल में एक केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्थापित है।
तो इसके लिए जो है इस तरीके से कृषि अनुसंधानों के लिए एक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की भी स्थापना की गई है। तो कहने मतलब इस तरीके से हरित क्रांति से हमें जो है 6-7 लाभ जो है स्पष्ट रूप से मिलते हैं। उनका प्रयोग जो है आज हम उसी तरीके से आज उनका प्रयोग करते हुए आ रहे हैं। इससे क्या है कि हमारी जो उत्पादकता है ये बढ़ती जाती है और इसका उपयोग जो है हमें इसका उपयोग करना हरित क्रांति से ही प्राप्त हुआ है। तो यही सारे लाभ हैं हरित क्रांति के। फिर इसके बाद फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। हरित क्रांति की क्या कमियां थी या क्या दोष थे। तो इसी के साथ जो है अपनी वीडियो को ही समाप्त करते हैं। थैंक यू।